हेलो दोस्तों, तो फिर वेलकम एंड वेलकम बैक ऑन द रैम फॉर मेडिकल एजुकेशन। और हमने पिछले वीडियो में देखा था डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर के बारे में आज हम जो पिछले वीडियो में देखा था उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हमने देखा था कॉजिटिव एजेंट्स। ऑब्वियसली कॉजिटिव एजेंट्स में एक फ्लाइवेरिडी फैमिली है और इसमें क्या होगा, तो जो भी फीमेल एडिस इजिप्टो मॉस्किटो है उसके बाइट की वजह से होगा, डे टाइम में मोस्ट प्रोबेबली बाइट होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी देखा था, सिंपली मॉस्किटो बाइट के कारण हो सकता है। उसका जो भी स्टैग्नेंट वाटर रहेगा उस वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा ब्रीडिंग प्लेसेस रहेंगे। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड में 4 to 2 डेज कहाँ, ऑब्वियसली। उसके बाद अब देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स भी डिटेली देखे थे। फेब्राइल फेज होगा, क्रिटिकल फेज होगा, या फिर लास्ट में जो था वो रिकवरी फेज में भी देखा था हमने। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो उसमें ही डिटेल है कि टाइप्स ऑफ डेंगू क्या होगा। उसमें क्लासिकल डेंगू फीवर, उसमें माइल्ड फॉर्म रहेगा, जैसे कि फेब्राइल फेज में रहेगा। 104 डिग्री तक जो है वो 104 तक टेम्परेचर हो सकता है। क्लासिकल डेंगू फीवर है उसको क्या क्या बोलते हैं हम, ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। इसमें एक 104 तक टेम्परेचर भी रहेगा, हेडेक रहेगा, मसल पेन, जॉइंट पेन, वोमिटिंग, रैशेस, ये सब प्रेजेंट रहता है। मसल पेन को याद रखो, बाद में ट्रीटमेंट के दौरान हम इसको उसका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए कुछ देखेंगे। तो उसके बाद जो है टाइप्स में सेकंड टाइप रहता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। डेंगू हेमोरेजिक फीवर यानी क्या, ऑब्वियसली नाम में ही है कि हेमोरेजिक यानी कि कुछ तो ब्लड लॉस होने वाला है। जब भी हमारे दिमाग में डेंगू आना चाहिए तभी हमारे दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि प्लेटलेट काउंट इसमें लो ही होता है। तो प्लेटलेट काउंट लो होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली ब्लीडिंग होगा। क्योंकि जब भी प्लेटलेट जो है वो कोएगुलेशन में हेल्प करती है, ब्लड के कोएगुलेशन में। अगर प्लेटलेट ही नहीं है तो फिर कहाँ से होगा ब्लड कोएगुलेट, नहीं होगा। उसकी वजह से सीवियर फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग होगा। कहाँ से, नोज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इन स्टूल, वोमिटिंग इन ब्लड। क्यों क्यों हो रही ब्लीडिंग, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो भी सकती है और एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम, इसका ही थर्ड जो है वो टाइप कह सकते हैं हम। इसका ही कॉम्प्लिकेशन डेंगू शॉक सिंड्रोम है। मोस्ट डेंजरस फॉर्म है। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। ब्लीडिंग ज्यादा हो गई तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि कोल्ड स्किन पड़ जाएगी, पल्स भी वीक लगेगा और जो भी हमारा पेशेंट है वो शॉक में चला जाएगा। और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो हमने क्या पढ़ा अभी, टाइप्स ऑफ डेंगू। टाइप्स ऑफ डेंगू में सिंपली कहा 3 टाइप्स रहते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू हेमोरेजिक फीवर और फर्स्ट था क्लासिकल डेंगू फीवर। उसी के सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाए तो फिर क्लासिकल डेंगू फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर और थर्ड था DSS यानी शॉक सिंड्रोम। ये हो गए टाइप्स ऑफ डेंगू। सिंपली हमने क्लिनिकल फीचर्स को ही डिवाइड कर दिया है। अब देखेंगे डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में क्या आएगा, पहला जो ब्लड टेस्ट रहेगा वो NS1 एंटीजन टेस्ट रहेगा, डिटेक्ट्स अर्ली इन्फेक्शंस। पॉजिटिव कब आएगा, फर्स्ट 5 डेज में। ऑब्वियसली पहले कौन आता है, एंटीजन या पहले एंटीबॉडीज, सेम। क्यों एंटीजन ही पहले आते हैं, एंटीजन क्यों पहले आते हैं, क्योंकि पहला जो सब्सटेंस आता है वो एंटीजन रहता है और उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनते हैं। तो NS1 एंटीजन की टेस्ट किया तो फर्स्ट 5 डेज में अगर पेशेंट आपके पास आया है तो पॉजिटिव आएगी टेस्ट। सेकंड है IgM एंटीबॉडीज टेस्ट। मान लीजिए पेशेंट अगर 5 दिन के बाद आता है तो फिर IgM एंटीबॉडीज टेस्ट की टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगी। उसके बाद IgG कहाँ, तो फिर पास्ट इन्फेक्शन अगर है पेशेंट को तो पहले से पता है कि IgG जब आएगा पेशेंट तो पास्ट इन्फेक्शन की हिस्ट्री अगर रहेगी तो वहां पर पॉजिटिव आ सकता है। तो ब्लड टेस्ट में NS1 एंटीजन टेस्ट, IgM, IgG। IgM में कैसा है, 5 दिन के बाद, NS1 में 5 दिन पहले और IgG पास्ट इन्फेक्शंस में। उसके बाद क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट। ऑब्वियसली है कि CBC रिपोर्ट हम जब भी करते हैं, रन कर दे तो उसमें प्लेटलेट काउंट हमको कम मिलेगा, WBCs का काउंट भी कम मिलेगा और जो हिमेटोक्राइट का काउंट है या फिर हिमेटोक्राइट है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि ब्लीडिंग वहां पर हो रही है पेशेंट्स में। तो ऑब्वियसली फ्लूइड लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस, फ्लूइड बहुत ज्यादा बाहर जा रहे हैं, कभी कभी वोमिटिंग भी रहती है। तो जो फ्लूइड लॉस बाहर जाता है तो RBCs का कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो उसी के कारण हिमेटोक्राइट जो है वो बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। और डेंगू फीवर में अभी प्लेटलेट काउंट नॉर्मल कितना रहता है सबको पता है, 1.5 to 4.5 लाख तक रहता है। तो 1 लाख के नीचे अगर जा रहे हैं तो डेंगू फीवर का एक साइन मान सकते हैं। ये हो गए डायग्नोसिस। सिंपली हमको डायग्नोसिस कैसा करना है, ब्लड टेस्ट के जरिए करना है। एंटीजेंस में NS1 एंटीजन टेस्ट, पहले 5 दिन में अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके बाद IgM टेस्ट, उसके बाद IgG टेस्ट, उसके बाद देखा CBC भी कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे जो मेन मुद्दा है कि ट्रीटमेंट कैसा करना है डेंगू का। अभी सब कुछ तो देख लिया, पॉजिटिव एजेंट्स सब देख लिया, अब ट्रीटमेंट कैसा करना है। साइन सिम्टम्स के आधार पर ही ट्रीटमेंट डिसाइड होता है।
तो बेसिकली हमारे पास साइन सिम्टम्स कौन से थे, ये सब अभी क्या है कि एक वायरस की वजह से कॉज हो रहा है, तो स्पेसिफिकली एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है। हम क्या करेंगे, उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे देंगे। साइन सिम्टम्स में सबसे ज्यादा डेंजरस साइन कौन सा था, फीवर था, ब्लीडिंग था, तो ये ट्रीट करेंगे। फीवर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम पीसीएम ही देंगे सिर्फ। यहाँ पर हम आइबुप्रोफेन, डाइक्लो या फिर एस्पिरिन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीनों ड्रग जो ब्लीडिंग को प्रमोट करते हैं। एस्पिरिन सबको पता है एंटीप्लेटलेट ड्रग है, इससे जो है और ज्यादा ब्लीडिंग प्रमोट हो जाएगी। अभी कैसा है, एस्पिरिन हम उन्हीं पेशेंट्स में देते हैं वहां पर उनपे ब्लड क्लॉट्स होने की संभावना रहती है, तभी देते हैं। तो फिर ये तीनों को अवॉइड करें। फ्लूइड्स में सबको पता है अभी वोमिटिंग की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से फ्लूइड्स देने ही पड़ेंगे, नहीं तो पेशेंट शॉक में चला जाएगा। तो वाटर दे सकते हैं, ओआरएस, कोकोनट वाटर, फ्रूट जूस, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, और आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं। अभी इसमें ऐसा है कि मान लीजिए उसमें डेंगू फीवर में 1 लाख तक काउंट है, तो कैसा है, धीरे धीरे भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें कैसा है कि प्लेटलेट काउंट जो है कम हो रहा है, तो पपाया एक्सट्रैक्ट का टैबलेट्स भी रहता है, और हम पपाया फ्रूट भी पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो उसके लीव्स का जूस भी पी सकते हैं, तो उससे वो ब्लड काउंट इंप्रूव हो सकता है। कौन से फ्रूट्स रहेंगे जिसके जरिए प्लेटलेट काउंट इंप्रूव होगा, तो ये फ्रूट्स है, उसके बाद ड्रैगन फ्रूट्स है, इसकी वजह से प्लेटलेट काउंट जल्दी जल्दी इंप्रूव हो जाता है। तो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कब लगेगा, ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ डेंगू में देखा था, तो थर्ड टाइप में जो मैंने कहा था डेंगू शॉक सिंड्रोम, वहां पर सबसे ज्यादा संभावना है कि हमको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ब्लीडिंग प्रेजेंट रहा तब, या फिर प्लेटलेट काउंट कब हो गया, तो 50,000 के बहुत कम हो गया, तो वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन ऑब्वियसली। सीवियर वोमिटिंग या फिर शॉक में पेशेंट गया तो आईवी फ्लूइड्स लगाकर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर का, बीएसएल का, सब कुछ। तो ये हो गया ट्रीटमेंट, देखा हमने वो पूरा का पूरा। अब लगेज देखेंगे कि प्रिवेंशन कैसा करना है ओ डेंगू का। तो प्रिवेंशन में मैंने जैसे कहा कि प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है जो भी ब्रीडिंग प्लेसेस है वो कौन से है, वहां पर हम स्टैग्नेंट वाटर नहीं होने देंगे। अगर मान लीजिए किसी को भी डेंगू हो गया तो फिर उसको मॉस्किटो नेट्स यूज करेंगे। रात को सोते वक्त मॉस्किटो रिपेलेंट्स हमारे पास जो भी ओडोमॉस वगैरह रहेंगे उसका इस्तेमाल करेंगे। और सिंपली है कि उसको पपाया एक्सट्रैक्ट देके पेशेंट्स को उसका प्लेटलेट काउंट जैसे जैसे बढ़ाना है उसको प्रमोट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना है उस पेशेंट को। आप जितना पानी पिलाओगे, सबको पता है कि प्लेटलेट का लाइफ स्पैन हार्डली 2 to 3 डेज का ही रहता है। तो प्लेटलेट का जो काउंट है वो अगर आप अच्छे से पेशेंट को पानी पिलाओगे तो 2 से 3 दिन में बढ़ भी सकते हैं। ऐसा कुछ ज्यादा चिंताजनक बात नहीं है अगर आप अच्छे से ट्रीटमेंट ले रहे हो तो फिर ठीक है। अगर कौन से पेशेंट्स को डेंगू हो तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है, अभी तो बहुत ज्यादा एडवांस ट्रीटमेंट आ चुके हैं इसमें। तो फिर सिंपली हमको प्रिवेंशन में वही बात है कि जो भी स्टैग्नेंट वाटर है उसको अवॉइड करना है। अगर हो भी गया तो नेट्स का वगैरह यूज करना है, वो सब आ जाएगा इसमें। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिए, वहां पर हमको नए नए वीडियोस की आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच, ऐसे सपोर्ट कीजिए और हंसते रहिए। नए टॉपिक रोज रोज पढ़ने के लिए फॉलो जरूर कीजिए। थैंक यू।